वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स की फुल रिवीजन को हमने स्टार्ट किया था पिछली वीडियो में। ये हमारा इसका दूसरा पार्ट रहेगा थर्मोडायनेमिक्स की फुल रिवीजन का। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास हेस्ला। तो हेस्ला क्या कहता है? तो ये जो बेस्ड है, यही आपको पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि हेस्ला कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है। दिस इज बेस्ड अपॉन दैट एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन होता है, मतलब वो किसी भी सिस्टम की इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करता है। उसी पर बेस्ड है हमारा हेस्ला। इसको ध्यान से आपको समझना है। मान लीजिए हमारे पास कोई सिस्टम है जो कि अपनी स्टेट ए में है। उसने बी स्टेट पर उसने जो है पहुंचना है, वो उसकी फाइनल स्टेट है। एक पाथ है दैट इज़ डायरेक्ट ए टू बी, उसमें एंथैल्पी चेंज होता है डेल्टा एच। और सेकंड पाथ है हमारे पास कि ए टू पहले बनेगा सी, फिर सी टू बनेगा बी। इसमें एंथैल्पी चेंज दो बार अलग अलग होते हैं, डेल्टा एच वन एंड डेल्टा एच टू। अब हेस्ला ने हमें क्या बताया है कि जो जो इंथैल्पी चेंज होगा वो इनिशियल और फाइनल स्टेज पर ही सिर्फ डिपेंड करेगा। रास्ता चाहे आपने कोई भी यहाँ से लिया हो, ए टू सी टू डी टू, फिर आप बी पहुँचे हो, चाहे आप डायरेक्ट पहुँचे हैं। सो इंथैल्पी चेंज इन द पाथ वन दैट इज़ द डेल्टा एच इज इक्वल टू इंथैल्पी चेंज इन द पाथ टू दैट इज़ द डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। ये दोनों इक्वल रहेंगे। सो यही आपको हेस्ला में जानकारी मिलती है। इसकी एक एग्जांपल हमने यहाँ पर शो की है कि अगर आपने कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाकर CO2 बनानी है, अगर हम डायरेक्ट बनाते हैं तो भी उतना ही इंथैल्पी चेंज होगा। अगर हम C को पहले CO में फिर उसको CO2 में चेंज करते हैं, फिर भी दोनों को जोड़कर टोटल इंथैल्पी चेंज उतना ही होगा। सो दिस इज़ द हेस्ला। इसकी एप्लीकेशंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आपको ध्यान से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। एप्लीकेशन ऑफ द हेस्ला, कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन अगर आपको क्लियर होगी तो ही आप इसे सोल्व कर पाएंगे। पिछली वीडियो में डेफिनेशन थी द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। एलिमेंट्स से बनाना है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन। इथेन बनानी है। इथेन का फार्मूला दैट इज C2H6। उसके एलिमेंट कौन है? दैट इज द कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हमें कार्बन और हाइड्रोजन को ही सिर्फ यूज़ करना है और हमें ईथेन बनानी है। इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज हमें इस गिवन डाटा से यूज़ करनी पड़ेगी। तो ऐसे सम्स में, ऐसी प्रॉब्लम्स में आपको सबसे पहले आपकी जो बेसिक इक्वेशन है जो हमें बनाना है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या बनाया है कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन हमें क्या बनाना है? इथेन। तो इथेन में अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 2 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, ये हमारी बनेगी इक्वेशन। तो हमें इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग अब इसमें यूज़ करनी है गिवन डाटा को। तो दूसरी बात जो हमें हेस्ला ने बताई कि हम केमिकल इक्वेशंस को अलजेब्रिक इक्वेशंस की तरह ही यूज़ कर सकते हैं, मतलब उनको ऐड कर सकते हैं, हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनकी जो भी इंथैल्पीज़ होंगी उनको भी। तो हम क्या करेंगे, ये रहा C, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इस इक्वेशन को, और ये है हाइड्रोजन, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ। इन दोनों को फिर हम ऐड कर देंगे, इसको 2 के साथ, इसको करवाएंगे 3 के साथ, इन दोनों को ऐड करेंगे। और ये जो हमारी थर्ड इक्वेशन है इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करना है? क्योंकि C2H6 जो है वो रेक्टेंट साइड पर है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बाद में प्रोडक्ट साइड पर जा सकेगी, बिल्कुल एक अलजेब्रिक इक्वेशन की तरह। तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/2, तो यही हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/2, इक्वेशन नंबर 2/3 एंड एडिंग, उनको हमने ऐड किया है तो ये इक्वेशन बन गई। और साथ में इंथैल्पीज़ को भी सिमिलर ही आपको यहाँ पर करना है ट्रीट। 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ये आंसर आया, 3 के साथ ये, और ऐड कर ये आंसर आ गया। नाउ इक्वेशन नंबर 3 थी हमारे पास, ये हो गई हमारी ऐड कर ये थी इक्वेशन नंबर 3। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को कर देना है सब्ट्रैक्ट। ये सभी चीज़ें हो जाएंगी यहाँ से कैंसल आउट, और सिर्फ ये दोनों और ये चला जाएगा दूसरी साइड पर, यही बचेंगे। और यहाँ से एंथैल्पीज भी हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, दिस प्लस हो जाएगा दिस, क्योंकि इसका साइन ऑलरेडी था माइनस। तो लास्ट पर जो एंथैल्पी चेंज है वो हमारे पास क्या बच जाएगा? -84.4। दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द इथेन।
क्योंकि इस रिएक्शन की इंथैल्पी बन चुकी है। तो ऐसे आप किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, कोई भी इंथैल्पी अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द इंथैल्पी ऑफ द कंबशन पर बेस्ड है। इंथैल्पीज ऑफ द एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन पर ये बेस्ड है। तो इसमें क्या था कि हमें इंफॉर्मेशन दी है कि इंथैल्पी ऑफ द कंबशन आर दिस वन, डायमंड एंड ग्रेफाइट की इंथैल्पीज ऑफ द कंबशन हमें दी हुई हैं। यहाँ पर हमें ग्रेफाइट को डायमंड में चेंज होने पर कितना इंथैल्पी चेंज होता है वो सोल्व करना है। तो ग्रेफाइट को चेंज करना है इनटू डायमंड, तो ग्रेफाइट रहेगा रेक्टेंट साइड पर, डायमंड रहेगा प्रोडक्ट पर। मतलब हमें इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से कर देना है सब्ट्रैक्ट, इसको इसमें से करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। इंथैल्पीज की हो जाएगी सब्सट्रैक्शन यहाँ से, तो ये आपका प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस 1.9 किलो जूल पर मोल अगर हमें ग्रेफाइट को डायमंड में चेंज करना हो। तो इंथैल्पी ऑफ द एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगी, प्लस 1.9 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ओनली 1.9 किलो जूल पर मोल एनर्जी ऐड करने पर ग्रेफाइट डायमंड में चेंज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि एंथैल्पी इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड करती है। ये तो सिर्फ उनकी इनिशियल और फाइनल स्टेज की एंथैल्पीज का डिफरेंस बता रही है हमें। नेक्स्ट इज द कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होती है, जब कोई सॉल्ट अपने साथ वाटर को अट्रैक्ट करता है या फिर किसी आयन के साथ वाटर की अट्रैक्शन होती है, उसकी हाइड्रेशन होती है, एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज द हाइड्रेशन। इंफॉर्मेशन हमें क्या दी गई है, दैट इज द कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द हाइड्रेशन ऑफ द एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जब कॉपर सल्फेट हाइड्रेट में चेंज होता है तब कितना एंथैल्पी चेंज होता है वो हमें सोल्व आउट करना है। गिवन दैट एंथैल्पीज ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट आर दिस वन। हमें एंथैल्पीज ऑफ सॉल्यूशन दी गई हैं, मतलब जब हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को के 1 मोल को डिसोल्व करते हैं और जब हम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के 1 मोल को डिसोल्व करते हैं वाटर में, उनकी हमें एंथैल्पीज यहाँ पर दी गई हैं। सो हम गिवन इन्फॉर्मेशन को उतारते हैं, हमें क्या सोल्व करना है, हमें सोल्व करना है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की हाइड्रेशन होकर ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बने और क्या एंथैल्पी चेंज हो, ये हमें सोल्व करना है। दिया क्या हुआ है हमें, कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस की एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, मतलब उसका एक्वस सोल्यूशन बनाना और फिर हाइड्रेटेड का एक्वस सोल्यूशन बनाना, इन दोनों को हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये सिंपली हो जाएगा। इनको सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, तो प्लीज़ आपको ये सभी सोल्व कर देखना है। सोल्व करेंगे, उतारेंगे आप खुद, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी, डबल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट इज द कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द कंबशन। कंबशन की भी आपको डेफिनेशन याद रखनी है। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, बर्न करवाते हैं, कितना एंथैल्पी चेंज होता है। तो प्लीज़ अब ये एग्जांपल आपको खुद करनी है। सिमिलर आपको अब हेस लॉ का यूज़ करना है। यहाँ पर भी ये पूरी स्टेटमेंट आपको दी गई है। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल, और इसका सोल्यूशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका सोल्यूशन है। तो अगर आपको ये प्रैक्टिस करनी है, आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कर इसका स्क्रीनशॉट भी सेव कर सकते हैं। आइदर आप इसे यहाँ से देखकर नोट डाउन करें और आप इसको खुद सोल्व कर देखें। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ नीट एग्ज़ाम के लिए, जेईई एग्ज़ाम के लिए बेसिक क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक को अगर आप छोड़ जाएंगे तो आपका वहाँ पर जाकर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बेसिक से उठाकर ही हम कोई भी प्रॉब्लम बना देते हैं। तो प्लीज़ अपने बेसिक्स को पहले स्ट्रॉन्ग कर लें। नेक्स्ट इज द टॉपिक स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है, जो प्रोसेस खुद हो सकती हो अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। जो मान लीजिए इस टाइम पर कंडीशंस हैं, वो प्रोसेस खुद हो सकती हो। जैसे कि कोई बॉडी है, हम उसको हाइट से नीचे फेंकते हैं तो वो सीधी नीचे आती है, वो खुद नीचे आ जाती है। ऐसे ही है कि वाटर किसी हाइट पर है, वो खुद ब खुद नीचे आ जाता है। ऐसी प्रोसेसेस होती हैं, दैट इज़ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, जो खुद हो सकती हैं अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन। कोई गैस एक्सपैंड कर जाती है खुद, वाटर की इवेपोरेशन होती रहती है, ये सभी प्रोसेसेस होती हैं। आइस की मेल्टिंग होती है, ये सभी प्रोसेसेस होती हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। उनकी हम इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस।
अब किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के पीछे भी तो कोई ना कोई फोर्स होगी जो उस प्रोसेस को कंप्लीट करवाती है। तो उसके हमारे पास दो रीज़न होते हैं। एक तो होता है कि हर एक चीज़ की टेंडेंसी होती है टू अटेन द मिनिमम एनर्जी, एंड दूसरा होता है कि मैक्सिमम रैंडमनेस उन्होंने अटेन करनी। जैसे गैस क्यों एक्सपैंड करती है? क्योंकि उसने अपनी रैंडमनेस को इंक्रीज करना है। वाटर इवेपोरेट होता है, उसने अपनी रैंडमनेस को इंक्रीज करना होता है। साल्ट डिजोल्व होते हैं, उनके अपनी रैंडमनेस को इंक्रीज करना होता है। सो ये दोनों जो हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स, ये दोनों टेंडेंसीज इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं। तो आइदर ऑपोजिट डायरेक्शन में, आइदर सेम डायरेक्शन में, बट इंडिपेंडेंट। मतलब ये नहीं कि रैंडमनेस इंक्रीज होनी है तो एनर्जी का उसके साथ कोई रिलेशन बनता है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। तो ये जो रैंडमनेस का हमारे पास न्यू टॉपिक आया है, रैंडमनेस का मतलब क्या है? जैसे कि सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास आइस है, तो आइस पहले मेल्ट होकर वाटर बनती है, पार्टिकल्स दूर जाते हैं, वाटर फिर एवेपोरेट होकर अपने वेपर्स बनाता है, वो और दूर चले जाते हैं। मतलब वो पार्टिकल्स रैंडमनेस अपनी इंक्रीज कर रहे हैं, वो उनमें एक डिसऑर्डर आ रहा है, वो दूर जा रहे हैं हौली हौली, उसको हम बोलते हैं रैंडमनेस। और रैंडमनेस का मेजर हम किस चीज़ के साथ करते हैं? एंट्रोपी। आपने वर्ड सुना होगा एंट्रोपी। एंट्रोपी इज मेजर ऑफ रैंडमनेस। तो गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा, लिक्विड की उससे कम, गैसियस की उससे कम। तो इंटरनल एनर्जी के जैसे ही एंट्रोपी का भी हम एग्जैक्ट मेज़र नहीं कर सकते, हम एंट्रोपी चेंज सोल्व कर सकते हैं किसी भी सिस्टम के लिए। तो एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है, और एक स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। स्टेट फंक्शन होगा तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए ज़ीरो होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो गई हैं। और जिस प्रोसेस में कोई भी एंट्रोपी चेंज ना हो, दैट इज़ कॉल्ड आइसोएंट्रोपिक। तो वर्ड आपको याद रखना है, आइसोएंट्रोपिक। पेपर में पूछा जाता है बहुत बार, व्हाट आर द आइसोएंट्रोपिक प्रोसेसेस, दैट इज द एंट्रोपी चेंज इज ज़ीरो। नेक्स्ट इज द स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ द एंट्रोपी चेंज। अब यहाँ से आपको डायरेक्ट जो एमसीक्यूज मिल जाते हैं पेपर में, ये सभी आपको कंडीशंस अच्छे से याद रखनी है। हम किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को एंट्रोपी चेंज में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले तो ये देखना है कि एंट्रोपी चेंज दो टाइप का है, सिस्टम का और सराउंडिंग का। दोनों को जोड़कर हम बोलते हैं एंट्रोपी चेंज टोटल, या फिर एंट्रोपी चेंज ऑफ ए यूनिवर्स। ओके है। किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए टोटल एंट्रोपी चेंज ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। किसी भी प्रोसेस के लिए टोटल एंट्रोपी चेंज, टोटल मतलब यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। एंड अगर कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है तो टोटल एंट्रोपी चेंज ज़ीरो होगा। एंड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल्स टू द क्यू, हीट एडेड और हीट लॉस्ट बाय सिस्टम डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर। जनरली हम जब किसी सिस्टम में हीट ऐड करते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर, जो रिवर्सिबली हो प्रोसेस, उसमें एंट्रोपी चेंज क्या होता है? क्यू बाय टी। ये इसका फार्मूला है, तो इसके फॉर्मूले से आप इसकी यूनिट्स भी बना सकते हैं, जाउल पर केल्विन। सो टोटल एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू ज़ीरो। एंड फॉर इररिवर्सिबल प्रोसेस, इररिवर्सिबल के लिए क्या होता है? ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई होता। सो चेंज इन एंट्रोपी इज ग्रेटर देन द क्यू बाय टी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। रिवर्सिबल में तो चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी, बट इररिवर्सिबल में चेंज इन एंट्रोपी इज ग्रेटर देन क्यू बाय टी। इररिवर्सिबल प्रोसेस की सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है? फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। अब ये फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस क्या होता है? जब गैस वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपैंड करती है, उसको हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। नाउ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेसेस, जितनी भी एडियाबैटिक प्रोसेसेस होंगी उनमें हीट चेंज तो जीरो हो जाएगा। तो रिवर्सिबल के लिए तो एंट्रोपी चेंज ज़ीरो हो जाएगा, इररिवर्सिबल के लिए ग्रेटर देन ज़ीरो। सेम इन्हीं फार्मूले से ये चीज़ बनती है, क्योंकि Q ज़ीरो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा ज़ीरो, यहाँ पर यूज़ करेंगे Q की जगह पर ज़ीरो तो ये बन जाएगा डेल्टा एस ग्रेटर देन ज़ीरो। तो काफ़ी इसमें डिटेलिंग में आपके लिए फॉर्मूलाज हैं, तो प्लीज़ नोट करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगी, सुनकर इनको नोट डाउन करते जाएं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी हमने इसी से बनाया है।
उसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, जो इंट्रोपी है यूनिवर्स की, वो ऑलवेज इंक्रीज हो रही है जब भी कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। जब भी कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है तो यूनिवर्स की इंट्रोपी इंक्रीज होती है। और इसकी 2-3 डेफिनेशंस और हैं, उसमें से हम एक और एक्सप्लेन करते हैं कि ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है ऐसा? क्योंकि इंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन ज़ीरो है। क्योंकि अगर प्रोसेस रिवर्सिबल होगी तो उसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा हर स्टेज पर, तो टोटल इंट्रोपी चेंज ज़ीरो रहेगा। मतलब अगर अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होनी है तो हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए इंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो हमारे पास दो कंडीशंस हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन ज़ीरो चाहिए, बट रिवर्सिबल के लिए तो इंट्रोपी चेंज जीरो होता है, मतलब कि स्पॉन्टेनियस क्या बनेगी? इरिवर्सिबल ही बन जाएगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब ये तो बात हो गई इंट्रोपी की टर्म्स में। अब हम बात करते हैं गिब्स एनर्जी की। गिब्स एनर्जी आपने बहुत बार सुनी होगी, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इसके बारे में डिस्कशन की थी। गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी क्या होती है? गिब्स फ्री एनर्जी जी के साथ इसे डिनोट किया जाता है। दिस इज एच एंथैल्पी माइनस टी इंटू एस, टेम्परेचर इंटू एस, दैट इज एंट्रोपी। अब इसमें हम चेंज करते हैं, जैसे कि सभी क्वांटिटीज़ का हम चेंज सोल्व करते हैं, हम गिब्स एनर्जी का भी चेंज सोल्व करते हैं। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर गिब्स एनर्जी चेंज इज इक्वल्स टू डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी मतलब इसके साथ डेल्टा, एच के साथ डेल्टा, टी था कांस्टेंट तो सिर्फ एस के साथ डेल्टा। दिस इज कॉल्ड द गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। सो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो होता है किसी भी रिएक्शन में, दिस गिव्स द मेजर ऑफ यूजफुल वर्क। ये बात आपको याद रखनी है, मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बताई थी। गिब्स फ्री एनर्जी किसी भी रिएक्शन की, उसमें जो डिक्रीज होना है, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस है, वो हमें कौन सी चीज़ के बारे में जानकारी देता है कि हम उस प्रोसेस से कितना यूजफुल वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं। यूजफुल वर्क मतलब नॉन मैकेनिकल वर्क, वर्क अदर देन द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। जैसे कि इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, वैसे हम जो उस प्रोसेस में से वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट इज गिवन बाय द गिब्स एनर्जी चेंज। सो फॉर्मूला क्या बन गया? माइनस ऑफ द डेल्टा जी, मतलब उसमें जो डिक्रीज आएगा वैल्यू में, दैट इज इक्वल टू द मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम, ये मैक्सिमम अमाउंट हमें बताएगा। W maximum, that is useful, maximum useful work that can be obtained from the reaction is a change in the Gibbs energy. So ये हो गया आपके लिए गिब्स एनर्जी के बारे में। तो देखिए कोई भी डायरेक्ट रिलेशन आपको पेपर में पूछ सकते हैं, तो ये नहीं आपको अपनी सोच रखनी कि सिर्फ उसमें से न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत ही सिंपल सी चीज़ हमसे पूछ ली जाती है, डायरेक्ट 4 मार्क्स होते हैं। अगर आप इसके साथ MCQ हम अगले पार्ट में सोल्व करेंगे, नीट और जेई के प्रीवियस ईयर एंड और बहुत सारे इंपॉर्टेंट, उसमें से आपको इसके बारे में आइडिया हो जाएगा कि बहुत बार कितने सिंपल चीज़ें भी उन्होंने इसमें से पूछी हुई हैं। नेक्स्ट इज द प्रेडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन। किसी रिएक्शन की हम फिजिबिलिटी को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? हमने सबसे पहले फिजिबिलिटी मतलब स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो हमने एक रूल पहले ये किया था कि टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन ज़ीरो। अब हमने गिब्स एनर्जी चेंज फॉर द सिस्टम, ये तो देखिए ये जो एंट्रोपी चेंज था ये तो टोटल के लिए था, मतलब हमें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को ऐड कर कर ही देखना पड़ता था, वो थोड़ा सा मुश्किल था। तो हमने सिस्टम के लिए कोई एक्सप्रेशन बनाया है। वो एक्सप्रेशन क्या है? डेल्टा जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू माइनस टी डेल्टा एस ऑफ द टोटल। तो ये पहले तो फार्मूला याद करें कि गिब्स एनर्जी चेंज ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल्स टू माइनस टेम्परेचर इनटू इंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स, या इंट्रोपी चेंज, टोटल इंट्रोपी चेंज। अब टोटल इंट्रोपी चेंज चाहिए ग्रेटर देन ज़ीरो, तो गिब्स एनर्जी का क्या साइन आएगा? नेगेटिव। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होगी? गिब्स एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में बात करते हैं। दूसरी बात के इक्विलिब्रियम पर भी गिब्स एनर्जी चेंज ऑफ ए सिस्टम ज़ीरो रहने वाला है। अब आइए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पर ये टेबल बना लीजिए, ये बहुत बार पेपर में आया है, इस पर मैं 2 स्टार डाल रहा हूँ
क्योंकि इसको रीड करना, इसको आपने याद कैसे रखना ये काफ़ी इजी है, बट पेपर में बहुत बार इस पर बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब एंथैल्पी चेंज का साइन क्या होगा, नेगेटिव, एनर्जी रिलीज होती है, तो डेल्टा एच का साइन क्या हो गया, नेगेटिव। यहाँ पर ध्यान दीजिए, डेल्टा एच हो गया नेगेटिव। सो नाउ डेल्टा एच तो हो गया नेगेटिव। अब टी डेल्टा एस की बारी है। अगर टी डेल्टा एस का साइन हुआ पॉजिटिव, अगर इस टी डेल्टा एस का साइन हुआ पॉजिटिव, इसके आगे ये जो माइनस है वो तो है, तो इसका साइन भी माइनस, इसकी भी ये वाली हो गई माइनस, दोनों टर्म्स है माइनस माइनस, तो डेल्टा जी का साइन भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब क्या है, जो प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो, एंट्रोपी इंक्रीज हो, क्योंकि पॉजिटिव साइन है, एंट्रोपी इंक्रीज हो, वो हमेशा स्पॉन्टेनियस होती है। ये तो हमने ऑलरेडी ही रीड किया हुआ है। अब इसका सेकंड केस, जब एंट्रोपी डिक्रीज हो, एंट्रोपी डिक्रीज हो तो क्या होगा, तो अब आपको यहाँ से ध्यान से देखना है। एंट्रोपी हुई है डिक्रीज और इसका साइन बन गया है माइनस, और इसका साइन अब यहाँ पर बन जाएगा पॉजिटिव। अब अगर हमारी ये जो पॉजिटिव वाली ये जो टर्म है, इसका अमाउंट डेल्टा एच से ज़्यादा हो गया, तो इसका ओवरऑल आंसर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है ना। अगर इस वैल्यू का साइन है माइनस, और इसका साइन, अब इसकी एक माइनस और एक माइनस यहाँ पर थी, इसका साइन बन गया पॉजिटिव। अब अगर ये पॉजिटिव वाली क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा पॉजिटिव, तो प्रोसेस बन जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस, जो कि हाई टेम्परेचर पर होगा। टेम्परेचर टी हाई होगा तो ये टर्म भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर लो टेम्परेचर होगा तो इसका अमाउंट लो रहेगा, माइनस वाली टर्म ज़्यादा होगी, तो आंसर ओवरऑल आ जाएगा माइनस में, तो प्रोसेस होगी स्पॉन्टेनियस। तो याद रखिएगा, आप यहाँ से साइंस बनाकर भी याद रख सकते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस with the entropy change positive is always spontaneous, with the entropy decreasing at low temperature spontaneous, at high temperature non spontaneous। ऐसे अब आपको एंडोथर्मिक का खुद रीड करना है, प्लीज़ इन्हें बनाएं। काफ़ी सिंपल सा काम है, आपको हार्डली इस पूरे क्लास के नोट्स बनाने में 1 से 2 आवर्स का टाइम लगेगा, बट अगर आप एक बार इनके नोट्स बना लेते हैं तो आपका कोई भी एमसीक्यू पेपर में नहीं छूटने वाला इसमें से। नेक्स्ट इज द गिब्स एनर्जी चेंज को हम स्टैंडर्ड और नॉर्मल वैल्यूज में भी रिप्रेजेंट करते हैं। गिब्स एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज प्लस आर इंटू टी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। क्यू क्या होता है, रिएक्शन का क्वोशंट। क्वोशंट मतलब प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो क्या होता है, ये जो गिब्स एनर्जी चेंज है वो ज़ीरो हो जाता है। ये ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज नहीं ज़ीरो होगा, वो तो स्टैंडर्ड है, वो तो इक्विलिब्रियम के अलावा किसी और वैल्यू पर है। और क्यू बन जाता है के क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इस पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल बहुत बार पेपर में आया हुआ है कि अगर गिब्स एनर्जी चेंज का साइन होना चाहिए ज़ीरो से छोटा, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब कि गिब्स एनर्जी चेंज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, तो के की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि ये हमें पूरी क्वांटिटी ऐसे ही चाहिए, इसके हमें लॉग के का आंसर क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो ही ये जो बाहर की माइनस है ये ऐसे ही रहेगी और ओवरऑल आंसर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लॉग का आंसर आए 1 से ऊपर, लॉग का आंसर आए पॉजिटिव, तो अंदर जो के की वैल्यू है वो हमें 1 से ऊपर यूज़ करनी पड़ेगी, ग्रेटर देन 1, इसलिए ये फॉर्मूला बनता है। सो डेल्टा जी नोड स्पॉन्टेनियस के लिए हमेशा नेगेटिव रहती है, और अगर डेल्टा जी नोड पॉजिटिव भी हो तो ओवरऑल प्रोसेस तो जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, बट हो सकता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस हो, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शंस ने इक्विलिब्रियम को अटेन करना होता है। उसने अपनी ए स्टेज से बी स्टेज तक नहीं जाना होता, उसने ए से सी तक ही पहुंचना होता है, जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है। हो सकता है कि वो प्रोसेसेस जो हैं वो स्पॉन्टेनियस बन जाएं। तो अगर हम इस फॉर्मूले में दिस इज़ यहाँ पर डेल्टा जी नोड की जगह पर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो हम ये रिलेशन भी बना सकते हैं।
तो इसके बाद ये भी इसकी फॉर्म है कि ये भी आपको याद रखनी है, इसी से बनाई गई है। इसके बाद हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो कि जनरली पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एंट्रोपी चेंज इज इक्वल्स टू CV, दैट इज द स्पेसिफिक दैट इज द हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। नेचुरल लॉग ऑफ T2 बाई T1, दैट इज द टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, R इंटू नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1। और ऐसे ही अगर आप CP में इसको सोल्व करना चाहें, CP ये पूरी टर्म ऐसे ही रहेगी, यहाँ पर R इंटू नेचुरल लॉग ऑफ P1 ओवर P2, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर हो कांस्टेंट तो क्या होगा, ये दोनों तो सेम बन जाएंगे, तो log आ जाएगा 1, log 1 क्या होता है 0, तो ये टर्म हट जाएगी। सो डेल्टा S इज इक्वल्स टू R इंटू LN, मतलब कि नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1। अगर हम इसमें प्रेशर की बात करें तो ये बनेगा, ये क्यों आया, क्योंकि हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, वहाँ से आई है ये टर्म, रेशो हमने यहाँ पर चेंज किए हैं। देखिए ये रिलेशन, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट नीट के 2016 पेपर में आया हुआ है, आपको ईयर एक बार दोबारा से चेक कर लेना है, बट ये फॉर्मूला वहाँ पर डायरेक्ट आपको आया हुआ है, तो डायरेक्ट आपके 4 मार्क्स हैं अगर आप ऐसे रिलेशंस को अंडरस्टैंड कर कर याद रख लेते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम का चेंज 0 हो जाएगा, तो ओनली आगे वाली टर्म बच जाएगी, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये प्रेशर वाली टर्म 0 कर दीजिए, तो ये बच जाएगा ओनली। तो ऐसे ही डेल्टा जी के रिलेशन भी होते हैं। डेल्टा जी में क्या होगा कि सिर्फ ये जो V1 ओवर V2 ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगी, ये बात का आपको ध्यान रखना है, और साथ में आ जाएगा टेम्परेचर। ये क्यों आया, क्योंकि हमने डेल्टा जी के फॉर्मूलाज को अप्लाई किया है, वहाँ से इनको हमने बनाया है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी रिलेशंस को नोट डाउन करें, आपको शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट अब हमने फुल रिवीजन करनी है। हम इनके प्रूफ्स किसी अलग वीडियो में डिस्कशन हो सकती है, बट आपको फुल रिवीजन में इन सभी को नोट डाउन करना होगा, और आपको सुनकर जितना अंडरस्टैंड हो रहा है उसी को आप यहाँ पर यूज़ करें। लास्ट पेज ऑफ दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम, जिसमें एक कंपोनेंट हो, एग्जिस्टिंग इन द टू फेसेस, दैट इज सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, देन जैसे मान लीजिए A to B है, कोई चीज़ चेंज हो रही, तो चेंज ऑफ प्रेशर विद द चेंज इन टेम्परेचर का हमें एक रिलेशन दिया गया है, dP बाई dt, दैट इज द चेंज इन द प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द टेम्परेचर, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, इज इक्वल्स टू Q। Q क्या है यहाँ पर, हीट चेंज बाय द टेम्परेचर इनटू द वॉल्यूम चेंज, VB माइनस VA, V मतलब B की वॉल्यूम माइनस A की वॉल्यूम। और फॉर द लिक्विड वेपर फेस के लिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, डेरिवेटिव ऑफ द नेचुरल लॉग ऑफ P ओवर dt इज इक्वल्स टू डेल्टा HV, दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड के वेपर्स बनाने में जो हीट का अमाउंट यूज होता है, ओवर R इंटू टी स्क्वायर। टी क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट नीट एग्जाम में आ चुका है, डायरेक्ट आपको वहाँ पर ये फॉर्मूला आया, तो आपके सीधे 4 मार्क्स हैं। तो इसके यूनिट्स मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिए थे, जाउल पर केल्विन पर मोल। और इसके बाद हमारे पास बचता है ओनली थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स। थर्ड लॉ हमें क्या कहता है कि जब हम किसी चीज़ को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर रखते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर अगर कोई परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब 0 केल्विन पर, उसकी एंट्रोपी भी 0 होनी चाहिए अगर वो एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बट मोस्टली कोई भी सॉलिड परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं होता, तो इसलिए उसकी जो ये एंट्रोपी होती है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, वो 0 नहीं होती। उसकी जो भी कोई वैल्यू होती है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंट्रोपी की, उसको हम नाम देते हैं दैट इज़ द रेसिड्यूल एंट्रोपी। रेसिड्यूल एंट्रोपी ये पेपर में बहुत बार डायरेक्टली पूछी गई है। इसका रीज़न क्या होता है, ड्यू टू द डिसऑर्डर्स, उसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, उसमें जो भी डिसऑर्डर होता है, उसके कारण उसकी एंट्रोपी नॉट इक्वल टू 0 होती है, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं रेसिड्यूल एंट्रोपी।
तो ये हमें थर्ड लॉ ने इन्फॉर्मेशन दी थी। दिस इज़ द थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स। तो इसके साथ आपका थर्मोडाइनमिक्स का कंप्लीट यूनिट हो गया है। तो प्लीज़ अपने अपने नोट्स बनाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जो भी बच्चे नीट जेईई एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, और भी कोई भी एग्ज़ाम है आपका क्लास +1 और +2 के सिलेबस पर बेस्ड, ये वीडियो आपकी उन सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही काम आने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को दबाना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी स्किप ना हो जाए। थैंक यू।